स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 से। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक कह सकते हैं। अगर थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो अच्छे खासे नंबर बटोर सकते हैं आप इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज हम लोग, और इसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे आज कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसका पार्ट 2 बनेगा जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आराम से धैर्य से समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सबसे पहली बात अगर पूछा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होता है कि अगर किसी हम लोग कोई एक फंक्शन लेते हैं जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो। टेक एनी फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल लेते हैं डिग्री 2 का, जैसे कि मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस सी। ये क्या है, पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 2। अच्छा सर, डिग्री 2 क्या होता है? तो डिग्री 2 मतलब किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पॉलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही उसका उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होता है। सबसे हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन। एंड a polynomial of degree 2 ठीक है, एक पॉलिनोमियल जो डिग्री 2, ठीक है, वेयर fx इज इक्वल टू 0, जहाँ पे fx 0 के बराबर है। ठीक है, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं सर, मतलब ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जो 0 के बराबर हो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है कि ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 होना चाहिए, और वो 0 के बराबर हो, तो वो ऐसे क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो है हाईएस्ट पावर इसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एक बार ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल a b c। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख गया जहाँ पे ax² bx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया गया, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा a b c आर रियल नंबर। ठीक है, यहाँ कैसे क्वेश्चन बनता है मैं वो बातें बता रहा हूँ, डिफिनेशन से कैसे क्वेश्चन बनता है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है पढ़ने के लिए इसमें। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, b एंड c आर b and c आर नेचुरल नंबर, a b c आर नेचुरल नंबर, c a b c आर होल नंबर। ऐसा कुछ भी ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या हो सकता है, ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं क्या, ए बी सी होल नंबर हो सकते हैं क्या, ए बी सी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सर इसका अगर हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर इसका क्या है, इसकी पहचान क्या है कि इसका जो हाईएस्ट पावर है 2 होना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी रियल नंबर रख देते हैं, मतलब ए की वैल्यू अगर कोई भी रियल नंबर होगी, मतलब एक रियल नंबर वैल्यू उठा लेते हैं जैसे 0 है। ठीक है, 0 पुट करते हैं, आज जैसे ही पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ही खत्म हो जाएगा। क्या होगा, हाईएस्ट पावर ही खत्म होगा, और जैसे ही हाईएस्ट पावर खत्म होगा ये क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। देखिए आपको मैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बताया था, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, तो वैसा ही कुछ दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे 1 वेरिएबल का बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मैंडेटरी कंडीशन एक क्या है, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो उसके डिफिनेशन में ये भी होना चाहिए a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या कि एक कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो,
उसको हम जब इक्वल जीरो के बराबर करते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है और उसके बाद वहाँ पे ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात ये आपको समझ में आनी चाहिए कि जिस भी पॉलिनोमियल पे जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है, मतलब उसका जो सबसे बड़ा पावर होता है, उतना ही उसका क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट। तो रूट को ही क्या बोलते हैं, सोल्यूशन, और एक नाम से इसको बोलते हैं जीरोज। ठीक है, तो कहीं भी आपको अगर ये तीनों देखने को मिले, रूट, सॉल्यूशन और जीरोस, तो आप समझेंगे कि एक ही बात कही जा रही है। ठीक है, तो वो कितने होंगे, दो। जिस भी इक्वेशन, जिस भी पॉलिनोमियल के या फिर जिस भी इक्वेशन के जो हाईएस्ट पावर होता है, उतना ही उसमें क्या होते हैं, रूट होते हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं तो इसमें अगर इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, जिसके जैसा कि हम लोग जानते भी हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, उसको हम फाइंड करने का अलग अलग तरीका है, सब हम लोग पढ़ेंगे आगे अभी। ठीक है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसका डिग्री क्या है, 3 है। इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 3 है। मतलब इसके कितने रूट होंगे, 3। और आपको पता भी है क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होता है किसी भी इक्वेशन का, उतने रूट उसमें पाए ही जाते हैं। तो ये बातें जरूरी है। कुछ बातें ये आपकी निकल के आई कहाँ से, डिफिनीशन से। डिफिनीशन से हम लोग क्या क्या बातें सीखे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर है, मतलब हाईएस्ट, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो और वो 0 के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। वहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 होने पे चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसके 2 क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। इसको एक को अल्फा, एक का बीटा नाम है। और बस यही बात है, रूट, सोल्यूशन, जीरोज एक ही होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन देके कि बताइए क्या सही क्या गलत, तो आप बता देंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, कि ए बी सी आर द नेचुरल नंबर आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके ग्राफ की बात हम लोग कर ले, क्योंकि ग्राफ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए पॉलिनोमियल से आता है, वो भी ग्राफिकल का ही देता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए ग्राफ के 3 केसेस बनते हैं, आप समझिएगा। ये ग्राफ बन गया हमारा एक, ये बन गया दूसरा, और ये बन गया क्या, तीसरा। ठीक है, ये आपके 3 केस बनते हैं ग्राफ के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए या जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे बनते हैं, पैराबोलिक बनते हैं। पैराबोलिक मतलब ऐसा यू शेप का रहेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकते हैं। या तो वो पैराबोला क्या है कि इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करे, क्या करे, 2 पॉइंट पे कट करे। एक हो सकता है क्या कि इसको टच करके निकल जाए। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, इसके ऊपर ही बन जाए। ठीक है, ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। अब ये कहीं भी हो सकता है, एक ऐसे ही बन सकता है, मतलब इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, किसी भी तरह बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो ये सब हम लोग, ये सब एक ही केस में हम इंक्लूड कर रहे हैं, एक ही इसी केस में इंक्लूड कर रहे हैं। क्या कि ये जो कर्व है, ये जो पैराबोला है, मतलब ये जो इक्वेशन का जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बस यही समझेंगे। तो ये केस, ये सब इसी में हम लोग समझेंगे। तो समझते हैं। अब देखिए इसका ऐसा अगर ग्राफ बन रहा है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए आपको नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को 2 जगह से कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 रियल, क्योंकि नंबर लाइन पे रियल एंड डिफरेंट रूट्स। कैसा मिलेगा, 2 रियल एंड डिफरेंट, या फिर डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं हम लोग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट मतलब अलग अलग, मतलब इस पे 2 रूट मिलेंगे हमें, और क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, अगर ये कर्व ऐसा कट कर रहा है। ठीक है,
दूसरा क्या बोल रहा है कि यहाँ से, तो सर अभी आपने बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मान लीजिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट होंगे। और अब आप सर बोल रहे हैं कि अगर एक पॉइंट से कट करके, मतलब एक पॉइंट से टच करके जा रहा है तो एक ही रूट होगा, तो दोनों में क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब एक पॉइंट कट करके जा रहा है। ऐसा क्यों सर? तो इसके भी दो ही रूट्स होते हैं। इसके भी कितने रूट्स होते हैं? इसके भी दो ही रूट्स होते हैं, लेकिन वो दोनों रूट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वो दोनों रूट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से इसका एक ही रूट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, रियल एंड इक्वल रूट। मतलब यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलेगा ग्राफ का, तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे रूट्स कैसे हैं आपके, रियल और इक्वल हैं। और अगर यहाँ पे अबव द, तो यहाँ पे आपको एक भी मतलब रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर आपने बताया था कि किसी भी इक्वेशन का अगर पावर 2 हो तो उसके रूट मिलते हैं, वो 2 मिलते हैं। यहाँ पे सर एक भी नहीं मिला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है। जब एक्स एक्सिस पे कट करके आप दो जगह कट कर रहे हैं तो 2 रूट, यहाँ पे एक कर रहे हैं तो 1 रूट, तो यहाँ पे 0 रूट। तो सर 0 रूट का क्या मतलब है, तो 0 रूट यहाँ पर रियल रूट नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, रियल रूट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या ऐसे मिलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, यहाँ पे कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे भी 2 ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी और रियल। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लास 10th में नहीं है। क्लास 10th में बस इतनी चीज़ें हम लोग को क्या करनी है, पढ़नी है। तो ये चीज़ हो गया कि आपका ग्राफ का। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे ग्राफ दे देगा आपको, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है MCQs में, मैं देखा हूँ कि ऐसे ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि इसमें कितने रूट होंगे। ठीक है, तो ग्राफ को आप देख के बता सकते हैं कि अगर एक जगह 2 जगह कट कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक है। 2 जगह कट कर रहा है मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्या है, 2 इसके अलग अलग रूट मिलेंगे। अब ये अलग अलग रूट क्या होते हैं, अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो पता चलेगा। ठीक है, ऐसा टच करके चला जा रहा है तो एक ही रूट है इसका। ठीक है, ये चीज़ है। अब कई बार पॉलिनोमियल दे के पूछता है कि कितने रूट्स होंगे, डायरेक्ट पूछता है कि कितने रूट्स होंगे। तो आपको बस ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ जो है वो कितनी बार कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे ग्राफ जो है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा देता है कि कितने रूट्स होंगे, मतलब ऐसे ग्राफ है तो इसे कितने रूट्स होंगे, तो बस आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इसके 3 रूट होंगे। और ये किस चीज़ का ग्राफ हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, क्योंकि इसके 3 ही रूट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको कहीं भी मिलेगा आपको ग्राफ का क्वेश्चन, तो आप हमेशा ये ध्यान देंगे कि कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जगह कट का है, 3 रूट में, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन का एक ग्राफ हो सकता है। आई होप आपको इतना चीज़ें बेसिक्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन और ग्राफ समझ में है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह सब कुछ कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आइए बच्चों समझते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कुल मिला के बात इसमें ये है कि जो क्लास 10 बोर्ड की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 2 रूट्स फाइंड करने होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट से नेचर बताना होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट किस तरीके से फाइंड किए जाएंगे ये हम लोग सीखेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ये सीखेंगे, नेचर ऑफ रूट क्या होता है ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके कर लेते हैं। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको क्लास 10 में पढ़ना है। बाकी बाय द ग्राफ आप लोग जब आगे और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब 11th 12th में जाएंगे तो बाय ग्राफ से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे।
और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आपको ज़रूरी है सीखना, बिल्कुल मैं ये कहूँगा नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है सीखना, पर एज सच क्लास 10th में इसका कोई यूज़ नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और जब मैक्सिमा मिनिमा जैसा चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इसका यूज आता है, पर यहाँ पे एज सच कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग ध्यान जो देंगे वो किस पे देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पे और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे। ठीक है, आगे कुछ और भी एक और भी तरीका है वो मैं बताऊंगा आपको, जिससे आसानी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आसानी से रूट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे हमें, क्या, अल्फ़ा और बीटा। देखिए अब एक और क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन बनता है कि सम ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कुछ भी दिया रहेगा, सम ऑफ रूट यही होंगे, अगर दो रूट है तो इनका सम ऑफ रूट क्या होगा, यही होगा। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है 5, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि इनके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 6 है। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बताइए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मेट है जिसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप या इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आप याद रखेंगे, इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, 6 है। तो ये आपका ऐसा इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं, ये प्रीवियस क्लासेस की है तो मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यही एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हैं इसको, क्लास 8 में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दूंगा, मैं आज कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। फिलहाल इसको हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर, हम लोग मिडिल टर्म को ध्यान देते हैं और मिडिल टर्म को ध्यान दे के ये सोचते हैं कि इसको दो कुछ ऐसे नंबर में इसे ब्रेक करना है कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5x आ जाए और उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 6x स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए, 6x स्क्वायर आ जाए। तो सोचते हैं और सोचने के बाद हमें पता लग गया है, देखते ही कि अगर हम लोग 3x माइनस 2x कर दें प्लस 6 कर दें तो सर इक्वेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आसानी से ये हो भी जाएगा। तो देखिए अगर -3x और -2x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा, और इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ रहा था। ये हम मान के चलें कि आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉमन। और अगर आपको नहीं आता है इसको सॉल्व करने तो मैं काफ़ी वीडियो बनाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, इसके पहले मतलब पिछले साल, जिसपे मैं हर एक तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे रूट्स के कुछ हैं तो कई बार दिक्कत होती है बच्चों के साथ, रूट्स आ गया है, नहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं फैक्टराइज हो रहा है, और मतलब हाई ऑर्डर मतलब और भी बहुत बिगाड़ के इक्वेशन दिया है, उसको बना के और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे अगर आपको नहीं आता है तो। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3, -2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 और 2। तो यहाँ से क्या हमारे मिल गए, दो रूट मिल गए। देखिए अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा क्या है 3 है और बीटा क्या है 2 है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो हम लोग वहाँ पे लिए थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके और अपने रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। इसी में क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आप इसको याद करेंगे, क्या करेंगे, याद करेंगे अपॉन 2a। ठीक है, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ में आ रही है बात, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये एक फार्मूला है जिससे हम लोग रूट्स को फाइंड करते हैं। इससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा और ए बी और सी मतलब कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ही लिखे हुए हैं, तो यहाँ से कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से,
तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 1 इस ये 1 इसमें मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो a इक्वल टू क्या मिल गया 1, b इक्वल टू क्या मिल गया -5 और c इक्वल टू क्या मिल गया 6। ठीक है, अब इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ से इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। x इक्वल टू -b क्या देखिए -b वहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, b क्या है -5 है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 -4 इंटू a क्या है 1 है और c क्या है 6 है अपॉन 2 इंटू a क्या है 1 है। जब लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, ये देखिए 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 25 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा और अंडर रूट 1 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, तो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक बार प्लस के साथ लिख सकते हैं और एक बार माइनस के साथ। अब देखिए 5 + 1 6/2 क्या हो गया 3 और 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ से भी 2 रूट आ गए, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा लग सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक और मेथड होता है जो अभी रिसेंटली खोजा गया है, जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका मैं पूरा फ्रेश वीडियो बनाया हुआ हूँ जिसमें भी डिटेल में स्प्लिट नहीं होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लगाने का मन नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे उस मेथड को लेके आप जा सकते हैं, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। अभी आज ही मतलब मैं बनाया हूँ, मतलब ये वीडियो कल अपलोड होगा तो इसके प्रीवियस डे का, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाएंगे चेक करेंगे। बहुत ही शानदार मेथड है, एकदम दिमाग हिला के रख देगा आपका, इतना ईजी है। ठीक है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आप उससे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर और नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट में भी और जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उस पर भी देखेंगे। अब देखिए, ठीक है रहने देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं कुछ। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब ये डी की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि हमारे रूट्स क्या होंगे, उसके नेचर क्या होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है सर, क्योंकि रूट ही गड़बड़ करता है। ठीक है, अगर रूट ना रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल रूट आएगा, ये तो भाई 100% श्योर है, क्योंकि रूट के अंदर ही चीज़ें गड़बड़ होती हैं। ठीक है, आपको भी रूट ही गड़बड़ करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब देखिए डी की वैल्यू क्या है, डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, ये बताएगा कि इसका नेचर कैसा है। इसके पहले हम लोग नेचर जानना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, बहुत दिक्कत होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। फिर जो साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियंस हैं वो क्या किए, डिस्क्रिमिनेंट का खोज किए कि भाई इससे पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी क्या है। अब यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू है, मतलब ये कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या, b² - 4ac, ये क्या है एक एक्सप्रेशन है, b² - 4ac एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कुछ b की वैल्यू रखेंगे, कुछ a की वैल्यू रखेंगे, कुछ c की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कुछ भी वैल्यू रखेंगे। ठीक, कुछ ही वैल्यू रखेंगे तो हो सकता है किसी एक कंडीशन में, है ना, कि ये b बड़ा हो। मान लीजिए b कुछ वैल्यू रखें और b बड़ा आया, तो मान लीजिए b बड़ा आया तो मान लीजिए 25 आया और इनको सॉल्व करने पे a और c को सॉल्व करने पे 9 आया। ठीक है, तो मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इन किसी भी केस में अगर ये b 4ac से बड़ा होता है, अगर ये b 4ac से बड़ा होता है तो उसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस सर। अगर किसी केस में ये b² की वैल्यू और 4ac की वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब क्या हो रहा है कि b² = क्या हो जा रहा है, 4ac हो जा रहा है। मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे 20 जिसका स्क्वायर करने पे और 4ac का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। मतलब क्या हो जा रहा है
कि ये 0 के बराबर हो जाएगा, यही तो होगा। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू और 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल अमाउंट को इक्वल अकाउंट में से जब अमाउंट में से घटाते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 आता है। यस सर। तो यहाँ पे जब अगर मान लीजिए 25 इधर रख रहे हैं, 25 इधर भी आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा आपका, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है। एक केस ऐसा हो सकता है कि बी स्क्वायर छोटा हो जाए, AC बड़ा हो जाए। कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें बी स्क्वायर छोटा हो जाए और 4ac बड़ा हो जाए। तो इस ऐसे केस में मान लीजिए यहाँ पे 25 है और हम एक एजम्पशन लिख रहे हैं भाई, इसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, एक एजम्पशन लिख रहे हैं कि सर ये 25 कहाँ से आ गया, बाद 25 में 25 कहाँ से घट गया, ऐसा मत सोचिएगा। तो ये हो गया 25, मान लीजिए यहाँ पे 29 आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -4 आ गया। क्या आ गया, -4। मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये बी स्क्वायर कोई कुछ वैल्यू रखें और बी स्क्वायर का वैल्यू इस वैल्यू से 4ac से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। जैसे हम लोग अभी एक इक्वेशन लिखे थे x स्क्वायर -5x + 6। अगर इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालें, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो यहाँ से a = 1, b = -5 और c = 6 है। ठीक है। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब -5 है। क्या है, -5 है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो गया। और -4ac भी तो करते हैं, तो 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × a कितना है, 1 है, और c कितना है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए 25 बड़ा हो गया किससे, 24 से। यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है कि या बी स्क्वायर को सॉल्व किया तो 25 आया, 4ac सॉल्व किया तो कितना आया, 24 आया। बी स्क्वायर को सॉल्व किया तो 25 आया और 4ac को सॉल्व किया तो कितना आया, 24 आया। अब 25 में से 24 घटाएंगे, मतलब बड़े में छोटा घटाएंगे, तो जेन्युइन सी बात है कि पॉजिटिव आंसर आएगा। अब ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे हम लोग अगर ले लें x स्क्वायर + 4x + 4, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू वो है 1, b की वैल्यू क्या है, -4 और c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो बी स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर, अब अगर हम लोग ऐसा बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व करना चाहें तो b की वैल्यू रखेंगे -4। -4 का मतलब क्या हो गया, -4 का स्क्वायर -4 × a का मतलब क्या हो गया, 1, और c का मतलब क्या हो गया, 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 16 माइनस, इसको भी सॉल्व किया तो क्या हो गया, 16। मतलब ये 4ac का वैल्यू क्या हो गया, 16 हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 16। यहाँ पे दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। वहीं पे कोई ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे ये छोटा हो जाएगा और 4ac बड़ा हो जाएगा, और वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब सर इतना चीज़ें आप बता क्यों रहे हैं, तो बस समझिए, बस क्यों बता रहे हैं, यही बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, कि हो सकता है कि इस अंडर रूट को सॉल्व करते वक्त डी की वैल्यू कभी 0 से बड़ी आ जाए, कभी डी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, या फिर कभी डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। यही तो है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। बी स्क्वायर -4ac की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। ये इसको सॉल्व करने पे कभी हो सकता है कि बड़ा आ जाए उसका वैल्यू, कभी हो सकता है बराबर आ जाए, कभी हो सकता है छोटा आ जाए। ठीक है, अब होगा क्या सर, इससे होगा क्या, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू बड़ा रखते हैं, ठीक है, 0 से बड़ा रखते हैं, तो वो क्या होता है, अगर रियल केस में आएगा। ठीक है, 0 रखते हैं तभी रियल केस में आएगा, पर अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो रियल केस। अब कभी आप सोचे हैं कि यहाँ पे -4 है तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है। ये पढ़ेंगे क्लास 11 में। यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म होता है, जब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म होता है। और ये यहीं पे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ से कोई रियल रूट निकलेंगे नहीं, यहीं तक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस साल आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो कुछ रूट में वैल्यू आएगा, और कुछ रूट में वैल्यू आएगा तो -b ± √d/2a, यही तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यही हमारा रूट हो जाएगा। और अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया।
अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू -b/2 है। भाई ये पूरा 0 हुआ तो बचा क्या, -b/2 है। अब यही 2 बार आ जाएगा तो ये क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट बोलते हैं। यहीं पे क्या होता है, रियल और इक्वल रूट आता है। यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैं आपको जो कंडीशन लिखवाया था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट आएंगे, मतलब अलग अलग आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग आएंगे। यहाँ पर रियल और इक्वल आएगा, और अगर 0 आ जाता है तो ये आपको क्लास 10 में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। यहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट। क्या लिख देंगे, तीसरा कंडीशन, नो रियल रूट। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल एंड डिफरेंट। रियल होगा और डिफरेंट होगा, ठीक है। क्या होगा सर, अगर दोनों, अगर कोई बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट्स, तो हम लोग किस कंडीशन को समझेंगे, तो बाबू कोई कंडीशन नहीं समझोगे, क्योंकि रियल में 2 आ जाएंगे तो वहाँ पे कह सकते हो क्या, टी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आप वहाँ पे लगा सकते हो। आइदर इन दोनों में से कोई दिया रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अब यहाँ पर रेशनल और इरेशनल का थोड़ा सा खेल आ जाएगा, ठीक है। जब अगर यहाँ पे रूट्स में वैल्यू, आपको 2 चीज़ें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जो बहुत ईजी है, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 यहाँ पे हो रही है, मतलब रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, इक्वल मिलेंगे। क्या रूट मिलेगा, -b/2 है। इक्वेशन से बस डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर 0 मिल रहा है तो उसके रूट को क्या कर देंगे, b के कोफिशिएंट से अपॉन 2 × a का कोफिशिएंट लिख के अपना रूट्स निकालेंगे, ठीक है। और 0 बन जाएगा तो उसको छूना ही नहीं है, बता देंगे नो रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट जैसे मैं वैल्यू निकाल के रख रहा था इक्वेशन से, वैसे ही इसमें वैल्यू रख लेंगे, पता लग जाएगा। तीसरी बात, गड़बड़ कहाँ पे होगी, गड़बड़ कहाँ पे होगी, मान लीजिए यहाँ पे है x, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें, यहाँ पे कोई एक आ सकता है, कोई वैल्यू आ सकता है जो क्या हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे मान लीजिए आ गया, कभी 3 आ गया, कभी √5 आ गया, कभी √6 आ गया, ये बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 16 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया, तो अगर 9 होगा तब ये पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रूट इरेशनल हो जाए। तो कभी रेशनल और इरेशनल भी पूछ सकता है, तो बस आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अच्छा, इरेशनल नंबर में एक और मज़ेदार बात है कि मान लीजिए अगर कोई रूट ऐसा आ रहा है, एक कोई रूट दे दिया है +√3, अगर ऐसा कोई रूट दे दिया है कि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि एक रूट, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -1 + √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट बिना कुछ किए -1 यहाँ के साइन बदल देंगे और √3 ये हो जाएगा। तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं कि जब ऐसा कुछ दिखाई देना लगता है तो जेड क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, वो चीज़ें वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप इतना देखेंगे कि अगर रेशनल और इरेशनल के बारे में पूछेगा तो देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो ये क्या बनेगा, रेशनल बनेगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि नेचर ऑफ द रूट क्या है और कैसे हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा है। 0 से बड़ा होगा तो कैसा बनेगा, रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अगर बराबर है तो कैसा बनेगा, रियल और इक्वल मिलेंगे, और रेशनल नंबर ही मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि रूट तो खत्म ही हो गया रहेगा। तीसरे में तो नो रियल रूट बनेगा। पहले में अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है तो वो कैसा बनेगा, रेशनल बनेगा, नहीं मिला तो इरेशनल बनेगा। तो ये सारी कहानी, ये थियरी है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि पूरी थियरी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब कल हम लोग जब आएंगे और इस लेक्चर को देखेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एक्सपेक्टेड भी है, आपको बोर्ड में हो सकता है आ जाए। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट में भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उस चीज़ का अप्रोच सीखेंगे। तब तक आप लोग ये पूरी थियरी को
रिवाइज करके आएंगे, लिख लेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको सॉल्व करेंगे। अगर डाउट होगा तो फिर कल देखा जाएगा कि किस तरीके से, अब डाउट होगा तो बता सकते हैं मुझे, हम उस क्वेश्चन को भी लेक्चर में ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।